अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन हम सब का बहुत अच्छा गुजरेगा। आज 12 जनवरी 2019 हफ्ते का रोज़ है। इसके साथ साथ जमादिउल अव्वल की 5 और पो की 30 तारीख है। अपने प्रोग्राम में सभी देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से हमारा साथ दे रहे हैं वकील रहमान। इसके साथ साथ कराची से ही इब्राहिम रिंद भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, वकील रहमान और इब्राहिम रिंद। इसी तरह लाहौर से अली अरशद और जवाद आवान हमारे साथ मौजूद हैं। अली और जवाद, आपका भी शुक्रिया। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं इकराम होती साहब और सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ सुहेल इकबाल भट्टी साहब भी। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले इंतहाई अहम मामला है कराची की बंदरगाह, जिस पे हज़ारों टन रोज़ का सामान आता है, लेकिन इससे मुत्तसिल डीप वाटर कंटेनर्स टर्मिनल है और इसकी आमदोरफ्त के लिए एक अलहदा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया है वो वबाल जान बन गया। 2006 में ये मंसूबा शुरू हुआ था, अभी तक मुकम्मल तौर पर फ़ाल नहीं है। वकील रहमान साहब, आपकी ये खबर है, ये बताइएगा ये अभी तक मुकम्मल क्यों नहीं है, इसके सारे बर्थ फ़ाल क्यों नहीं है और मसाइल कैसे पैदा कर रहा है ये इंफ्रास्ट्रक्चर? देखिए, डीप सी पोर्ट जो है ये एक बहुत बड़ा मंसूबा था जो 2006 में शुरू किया गया था और ये 2011-12 में इसको मुकम्मल होना था, लेकिन ये मुख्तलिफ मसाइल की वजह से ये इंतहाई लेट मुकम्मल हुआ। 2016 दिसंबर में आजमाइशी तौर पर बहरहाल मुकम्मल होने के बाद इसके आजमाइशी तौर पर इसका ऑपरेशनल कर दिया गया और पिछले साल मई 2018 में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने इसका इफ्तिताह भी कर दिया था। लेकिन इस पोर्ट से जो है वो इसकी वजह इसके जो मवासिलाती और कनेक्टिविटी के जो वो है उसके मसाइल सामने आ रहे हैं। तय ये हुआ था इस मंसूबे के लिए कि इसके लिए अलग से जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, इसके लिए अलग से सड़कें बनाई जाएंगी, रेलवे कनेक्टिविटी दी जाएगी, दीगर पोर्ट्स है और शहर से बाहर तिजारती सामान निकालने, कंटेनर निकालने के लिए। लेकिन वो इसमें नाकिस जो इसकी जो मनसूबाबंदी थी उसमें जो है अभी तक जो है उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सका, बल्कि उसके लिए अभी तक जो है वो केपीटी और इसके जो मैरीटाइम अफेयर की वजारत हैं उनको अभी तक जो है इसके लिए कोई फाइनेंसर, कोई इन्वेस्टर नहीं मिल रहा। मुख्तलिफ जो है वो इसके लिए ऑप्शन ज़ेर गौर है, मुख्तलिफ ऑप्शन उठाए जाते हैं, उस पर बात की जाती है, लेकिन जब बात आती है उसके लिए फाइनेंसिंग की तो फाइनेंसिंग नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो अभी तक जो है सूरत हाल ये है कि जो पहले के रोड बने हुए हैं जो कराची बंदरगाह के लिए इस्तेमाल होते थे, जो पहले ही नाकाफ़ी थे, जिसमें कराची बंदरगाह के सारे जो है वो दरामदी बरामदी कंटेनर उसका वो उसी पर दारोमदार है वो, और आयल एरिया भी है जिससे रोज़ाना जो है वो सैकड़ों आयल टैंकर्स गुजरते हैं। फिर यहाँ आबादियाँ हैं, कई जजीरे हैं जो इन्हीं दो रास्तों को इस्तेमाल करते हैं, जो एम ए जना रोड है और एक जो है वो शिरीन जना साइड का बिलाउलाउस तक एक रोड है जिस पर पहली आबादी का एक रश है, फिर वो आम ट्रैफिक का, फिर कराची बंदरगाह का एक जो है वो उसका एक दबाव है, आयल एरिया का है। उन्हीं दो रोड्स पर इस नए डीप सी टर्मिनल का इसका भी जो है वो लोड डाल दिया गया है, जिसके नतीजे में वो जो पहले ही सूरत हाल ख़राब थी, पहले ही जो है वो रोड जाम रहते थे, अब वो सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई है और रोज़ाना हम ये देखते हैं कि वो जो है वो गाड़ी ट्रैफिक जाम की वजह से वो कंटेनर और वो जो गाड़ियाँ हैं उनको वो जो है वो इंतज़ार करना पड़ता है अपनी मंजिल मकसूद पर जाने के लिए, कई घंटों लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो कराची बंदरगाह की अपनी जो दरामदी बरामदी सरगर्मियाँ हैं वो भी मुतासिर हो रही हैं। फिर आम लोग जो है वो भी जो है वो उसकी वजह से ये हो रहे हैं। अभी तक जो इसके मुख्तलिफ तजावीज़ सामने आए हैं कि इसको किस तरीके से कनेक्ट किया जाए दूसरे शहर से बाहर निकालने के लिए या दूसरे बंदरगाहों से, तो उसमें अभी तक 3 मुख्तलिफ जो है वो ऑप्शन ज़ेर गौर आए हैं, जिसमें एक जो है वो ये था कि डीप सी पोर्ट से इसको मनोड़े तक एक मनोड़ा और फिर आगे जो है वो सेंट स्पिट और नादरन बाईपास से जो है एक
ओवर ब्रिज और एक रास्ता बनाया जाए, एक इसको वे दिया जाए, एक जो है, लेकिन उस पर भी जो है वो लागत ज्यादा होने की वजह से उस पर भी अमल दरामद नहीं हो सका। फिर एक दूसरी तजवीज जो है वो पोर्ट कासम से जो है लिंक करने का एक वो था, उसके लिए भी फाइनेंसर नहीं मिल रहा। तो अभी तक जो है वो केपीटी इंतजामिया को इसके लिए फाइनेंसर, ये जो अरबों रुपए के जो है इसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो दरकार है वो जो है उसके लिए कोई फाइनेंसर नहीं मिल रहा है। अब जो ये भी इस बात पर भी गौर किया जा रहा है कि अगर इसके लिए कोई इन्वेस्टर ढूंढा जाए जो इसको बिल्ड एंड ऑपरेट की बुनियाद पर जो है इसको किया जाए, इसके लिए एशियाई तरक्याती बैंक से भी बात की जा रही है, जापानी इदारा जायका से। अच्छा वकील रहमान, ये बताइए कि अभी तक डीप सी पोर्ट के सिर्फ 2 टर्मिनल ऑपरेशनल हुए हैं, 5 जो बर्थ है सिर्फ 2 फाल हैं, 5 बर्थ ताहाल फाल नहीं हुए। जो फंड्स की किल्लत है, कितने फंड्स चाहिए कि कोई इसकी फिजिबिलिटी तैयार की गई है, और चीन के साथ या किसी दीगर ममालिक के साथ इस बर्थ को फाल करने के हवाले से क्या कोई बातचीत की गई है? देखिए, इसके जो बकिया मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल होने में जो एक बड़ी रुकावट है, एक तो इसका ये जो मवासिलाती या जो कनेक्टिविटी के जो ये मसाइल हैं कि रोड अलग उसके लिए नहीं है, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। फिर ये इस पे टर्मिनल पर जो है वहाँ कंटेनर रखने के लिए वहाँ कोई कंटेनर यार्ड मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये बर्थ ऑपरेशनल नहीं किया जा सकते। तो ये इसके लिए जो है वकील रहमान, आपने बताया कराची से बंदरगाह से मुत्तसिल डीप वाटर कंटेनर टर्मिनल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ मौजूद लोगों के लिए वबाले जान बन गया है। लाहौर से अली अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब, मुस्तहिक तलबा के लिए पिछली हुकूमत ने एक मंसूबा शुरू किया था दानिश स्कूल्स के नाम से। जनूबी पंजाब की तहसील मनखेरा, ज़िला बकर और तौसा शरीफ से मुताल्लिक आपके पास खबर है? कितने पैसे यहाँ के लिए मुख्तस किए गए थे? कितने स्कूल तामीर किए जाने थे? अब तक कितने हो चुके हैं? और कितने बच्चे वहाँ पे तालीम के जेवर से आरास्ता हो रहे हैं? जी अब्बासी साहब, ये इस तरह के जनूबी पंजाब के लिए साबका पंजाब हुकूमत की तरफ से जो है सबसे बड़ा सरकारी मंसूबा था उस पसमानदा इलाके के लिए। मनकेरा तहसील है ज़िला बकर की, और ये सारा आपको बताते चलें कि सारा सैंडी एरिया है, रेतला इलाका है, और यहाँ के बच्चों के लिए दानिश स्कूल्स का क़याम जो है वो एक नेमत से कम नहीं था। तो ये सितंबर 2017 में साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब की तरफ से ये मंसूबा शुरू किया गया। 250 एकड़ अराज़ी पे ये मंसूबा शुरू किया गया, जिसकी मनकेरा के जो मंसूबा है दानिश स्कूल के क़याम का, उसकी लागत 1.8 अरब रुपए मुख्तस की गई थी। और इसी तरह दूसरा प्रोजेक्ट तौसा शरीफ डीजी खान में उसके क़याम का आगाज़ किया गया। ये इसका भी सेम उतना ही 250 एकड़ रकबा, लेकिन इसकी लागत 1.6 अरब रुपए थी। तो मजमूई तौर पे दोनों मंसूबे जो हैं ये तकरीबन 3 अरब रुपए के ये मंसूबे हैं जो तामीर होने थे। सितंबर 2017 में इनका आगाज़ किया गया। 2 कंस्ट्रक्शंस कंपनीज़ को, अल्लाह कंस्ट्रक्शंस कंपनी एंड नेफकॉन कंस्ट्रक्शंस कंपनी को इनका ठेका दिया गया, जिसके तामीराती काम का आगाज़ किया गया। अब हमारे ज़राए ने बताया है कि चूँकि उस दानिश स्कूल अथॉरिटी का क़याम भी इसका एक अथॉरिटी बाकायदा बनाई गई साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब की तरफ से जिसके तहत ये सारे स्कूल्स कायम किए गए। अब फाउंडेशन वर्क की तैयारी मुकम्मल की गई है। फाउंडेशन वर्क की तैयारी के दौरान ही ऑरेंज लाइन ट्रेन, जो कि साबिक़ हुकूमत की तरफ से उनका एक बहुत बड़ा मंसूबा है जो अभी तक जारी है, उसके तसलसल के लिए, उसको जारी रखने के लिए दीगर महकमों की तरह दानिश स्कूल अथॉरिटी से भी इनके जो जारी प्रोजेक्ट्स हैं उनसे भी फ़ंड्स निकाल लिए गए। जो हमारे ज़राए ने ये बताया कि फ़ंड्स की अदम फराहमी और किल्लत की वजह से ये मंसूबे जो हैं वो सुस्त रवि का शिकार हुए, और बल्कि 5 से 6 माह तक ये इन पे कोई काम नहीं हुआ, जिस पे कॉन्ट्रैक्टर्स की अदायगियाँ भी रुक गई और फाउंडेशन वर्क बिल्कुल ही कह लें ठप होकर रह गया था।
दोनों प्रोजेक्ट्स में जो है फाउंडेशन वर्क तैयार है, उससे ऊपर तो कोई जो है वो तामीराती काम नहीं किया गया। जो अब किया भी जा रहा है तो वो बड़े सुस्त पैमाने पर है, चंद एक मज़दूरों के साथ मिलके और चंद एक ठेकेदारों के साथ मिलके काम हो रहा है। कंस्ट्रक्शंस कंपनियां वही दोनों काम कर रही हैं, उन्हीं को काम कर, उनको किसी तरह से नहीं उनके साथ कोई तब्दीली की गई, ना ही उनको काम को छेड़ा गया है। जो इसमें बनने थे तकरीबन 40 के करीब दोनों में बिल्डिंग्स तामीर, इमारत, कवर्ड एरिया जिसको कह लें तैयार होना था, जिसमें एकेडमिक ब्लॉक्स थे, हॉस्टल्स थे, क्लासरूम्स थे, असातिज़ा के लिए उसमें कमरे तामीर होने थे, प्रिंसिपल ऑफिस तामीर होना था। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो तहसील मनकेरा के लिए ज़िला बक्कर के अंदर, जिसके हवाले से पसमानदा इलाके के लाखों के करीब, हज़ारों के करीब जो हैं वो तलबा जो गरीब हैं और हकदार हैं, उनको यहाँ पर दाखिले की सहूलियात मिलनी थी और एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक ये स्कूल उस तहसील के लिए बनना था। अब हमारे ज़राए ने ये बताया है कि मौजूदा गवर्नमेंट भी इस प्रोजेक्ट को टेकअप तो उसने किया है, लेकिन फ़ंड्स की उस तरह से फराहमी नहीं की जा रही जिस तरह से इस प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर है, जितने फ़ंड्स को मिलने हैं। जब इस हवाले से हमें जीएम इंजीनियरिंग बिलाल अहमद साहब से हमारी बात हुई, जो दानिश स्कूल्स अथॉरिटी एंड एक्सीलेंसी के जनरल मैनेजर इंजीनियरिंग हैं, उन्होंने बताया है कि अभी तक ऐसी कोई मौजूदा, चूँकि 5 से 6 माह का जो बजट था वो लैप्स हुआ है, जून से लेकर नवंबर का बजट लैप्स हुआ था, तो उसके बाद वो तमाम इदारों को नवंबर में बजट जारी कर दिया गया है। तो अदायगियाँ बकौल उनके सही जनरल मैनेजर इंजीनियरिंग के अदायगियाँ कॉन्ट्रैक्टर्स को की जा रही हैं और काम भी जारी है। जबकि हमारे जो ज़राए हैं, बताइए कि जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ मनसूबों का तखीर से दो चार होना और उनके फंड्स डाइवर्ट करना तो एक रवायत बन चुकी है, लेकिन अब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के इलाके में ही ये स्कूल बनना था और वहाँ पर अच्छे म्यारी स्कूलों की वैसे ही बहुत ज़्यादा वहाँ किल्लत पाई जाती है। तो क्या वज़ीर आला पंजाब ने इस मामले को टेकअप किया है और उन्होंने फंड्स की फराहमी के हवाले से कोई डायरेक्टिव्स को जारी किए हैं? जी, कोई बाकायदा खसूसी तौर पे इस दानिश स्कूलों के हवाले से तो कोई फ़ंड नहीं जारी किए गए। जो एक रूटीन में सारों को एक वन लाइनर उनको एक रिक्विजिशन के तहत उन्हें मिलता है बजट, वो उन्हें जारी, उन्होंने भी एक सप्लीमेंट्री ग्रांट की रिक्विजिशन भिजवाई है, जो कि हमें जनरल मैनेजर ने बताना, उस पर कोई कमेंट करना मुनासिब नहीं समझा कि कितनी रिक्विजिशन ग्रांट भिजवाई है। उन्होंने ज़िमनी ग्रांट जो है उसकी डिमांड की गई है, लेकिन कोई बाकायदा कह लें कि स्पेसिफाई करके इसके ऊपर कोई फ़ंड मुख्तस नहीं किया गया, ना इस हवाले से कोई किया। हाँ, इतना ज़रूर उन्होंने कहा है कि मौजूदा गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को टेकअप उन्होंने कर किया है, लेकिन इसके बर वक्त मैं यहाँ यह भी बताता चलूँ कि इसके जो तकमील का मुद्दत थी वो 2 साल के अंदर रखी गई थी। 2 साल के अंदर ये दोनों प्रोजेक्ट जो 3 अरब रुपये मजमूई तौर पर मालियत के हैं, 250 एकड़ इनका कुल रकबा है, ये मुकम्मल किए जाने थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया ये मौजूदा अपने टाइम पीरियड में जो 2 साल का इसका टाइम है उसमें मुकम्मल हो पाएंगे। जब इस हवाले से हमने जीएम साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि इसकी ये हम बिल्कुल टाइम पे मुकम्मल करेंगे और ना ही इसकी कोई कास्ट बढ़ेगी, जबकि हर गुज़रते दिन के साथ जो तामीराती मटीरियल है, जो दीगर मामलात हैं, उसके रेट बढ़ते हैं, जैसे डॉलर का रेट भी बढ़ रहा है। तो इस हवाले से जो तमाम तर मामलात तामीरात से रिलेटेड हैं वो उनकी कास्ट में भी इजाफ़ा होता है, लेकिन अथॉरिटी के हुकाम का कहना है कि कास्ट में भी इजाफ़ा नहीं होगा और हम बर वक्त इसको मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन जो इस पे सूरत हाल है वो अभी तक बड़ी सुस्त रवि का शिकार है। जहाँ यह मनसूबा अभी तक एटलीस्ट एक मनसूबा जो हमारे ज़राए ने बताया है कि किसी एक तहसील में अभी तक मुकम्मल हो जाना चाहिए था, जो कि फाउंडेशन वर्क। और मैं यहाँ ये भी बताऊँ कि ज़िला मनकेरा जो है बड़ा रेतला सा इलाका है, इसके अंदर इसके सराउंडिंग्स में सहरा है। तकमील के लिए कोई नई टाइमलाइन मुकर्रर की गई है? नहीं, अब टाइमलाइन इनकी 2 साल के अंदर ही मुकर्रर की गई है। अब कहना है हुकाम का यही है कि 2 साल में मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन इनका भी कोई टाइमलाइन दी नहीं गई है, जबकि काम की रफ्तार को देखते हुए लगता नहीं है कि 2 साल में एक प्रोजेक्ट जो है, दोनों प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कर लिए जाएंगे और बाकायदा तलबा के लिए फ़ाल कर दिए जाएंगे। जब इस हवाले से हमने तलबा से बात की तो तलबा ने दानिश स्कूलों के बड़ा सराहा है। उनका कहना है कि अभी तक तो फाउंडेशन वर्क भी मुकम्मल नहीं हुआ, 2 साल में ये मनसूबा कैसे मुकम्मल हो जाएगा? हैरान कुन बात है, हैरान कुन दलील है ये। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर मामलात पे बात करते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नैब लाहौर ने बिलखुसूस निशात चूनिया पावर प्लांट की जानिब से अरबों रुपए इजाफी मुनाफा कमाने की तहकीकात का दायरा वसी कर दिया है और साबिक चेयरमैन नेपरा सईद जफर समेत नेपरा अथॉरिटी को भी शामिल कर लिया गया है। भट्टी साहब, निशात चूनिया पावर प्लांट की जानिब से कितना मुनाफा कमाया गया, घपला किस तरह किया गया और नुकसान किसको पहुंचाया गया? फैसल चंद रोज कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 10 IPPs की जानिब से इजाफी अरबों रुपए मुनाफे की मद में हासिल करने के मामले का खुद नोटिस लिया गया। ये मामला वहाँ पर जेर समात है, लेकिन उससे कब नैब ने भी कुछ तहकीकात का आगाज़ किया था जिसमें एक IPP जो कि निशात चूनिया है, इस IPPs की जानिब से दीगर IPPs की तरह जो उनका एज़ पर एग्रीमेंट, एज़ पर उनका टैरिफ डिटर्मिनेशन, उन्होंने अरबों रुपए इजाफी हासिल किए तकरीबन गुज़श्ता 8 सालों के दौरान। मामला ये है कि जो वफाकी हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक जब नेपरा किसी भी पावर प्लांट का टैरिफ का तयन करता है तो उसके अंदर उनका जो रेट और रिटर्न ऑन इक्विटी है वो उसकी परसेंटेज में जो कि 15% उन्होंने हासिल करना था वो मुकर्रर कर दिया जाता है। उसके मुताबिक उस पावर प्लांट ने मुनाफा कमाना होता है। लेकिन मामला ये हुआ कि गुज़श्ता 8 सालों के दौरान दीगर IPPs की तरह निशात चूनिया ने भी इजाफी अरबों रुपए कमाए, जिसके अंदर जो नेपरा का बेंचमार्क था उसके मुताबिक रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी के 15% के तनासुब से इस पावर प्लांट ने $51 मिलियन सालाना मुनाफा कमाना था। लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर इस पावर प्लांट की जानिब से $51 मिलियन की बजाय $179 मिलियन इजाफी का मुनाफा कमाते हुए उन्होंने $220 मिलियन सालाना मुनाफा जाहिर किया। इस इकदाम के नतीजे में कौमी खजाने पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा। लेकिन इस अरसे के दौरान नेपरा की ये जिम्मेदारी थी, चूँकि हर फिस्कल ईयर क्लोज होने के बाद मुतलका IPPs की जानिब से नेपरा को भी अपनी बैलेंस शीट और अपने ऑडिटेड अकाउंट से मुतल्लिक आगाह किया जाता है। लेकिन उस वक्त नेपरा की जानिब से इस मामले का कोई नोटिस नहीं लिया गया। माजी के अंदर ये मामला टेकअप हुआ था, मीडिया में भी मामला सामने आया था, लेकिन नेपरा हुकाम ने इस मामले को सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी या मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर के ऊपर मुंतकिल करते हुए अपने आप को एक साइड पे कर लिया था। लेकिन नेपरा एक रेगुलेटर है, उसकी ये जिम्मेदारी थी। तहम 62 लोग थे, उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस यकीनी तौर पर यूज़ किया और यही वजह थी कि माजी के अंदर साबिक वफाकी वजीर पानी और बिजली ख्वाजा आसिफ साहब ने सेनेट के अंदर एक खिताब करते हुए कहा था, जब ये IPPs का मामला था, गर्शी कर्जों का बोझ मुसलसल बढ़ा था और हुकूमत पर अदायगियों के हवाले से बहुत ज़्यादा दबाव था और कुछ IPPs के मालकान, जिसके अंदर निशात चूनिया के मालकान भी शामिल थे, वो वजारत पानी और बिजली के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होने की कोशिश करते थे, दबाव डालते थे, जिसके नतीजे में ख्वाजा आसिफ साहब ने सारे जब मामले का जायजा लिया था तो उन्होंने एक फिक्रे के अंदर IPPs का जो किरदार था पाकिस्तान के अंदर उन्होंने उसको समअप किया था। उन्होंने सेनेट के अंदर खिताब करते हुए कहा था कि जो IPPs हैं ये रोबर बैरन्स हैं। उन्होंने ये टर्म इनके लिए यूज़ की थी कि किस तरीके के साथ ये कौमी ख़जाने को और आवाम को लूट रहे हैं। लेकिन उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब को फिर ये मजीद उन्होंने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया कि ऐसे लोगों की निशानदही भी करते। मामला नैब लाहौर में पहुंचा था। नैब लाहौर ने निशात चूनिया के मामले के अंदर जो उन्होंने इजाफी सालाना अरबों रुपए का मुनाफा कमाया, कौमी खजाने से गया, अवाम पर बोझ पड़ा, गर्शी कर्जों में इजाफा हुआ। नैब लाहौर ने तहकीकात का दायरा वसी करते हुए उस वक्त के अथॉरिटी जो साबिक चेयरमैन नेपरा सईद जफर साहब पर मुश्तमिल थी, गुज़श्ता रोज़ साबिक चेयरमैन नेपरा सईद जफर और उनके साथ उनके मेंबरान गुज़श्ता रोज़ नैब लाहौर में पेश हुए हैं। नैब के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने उनसे तहकीकात की, उनसे सवालनामा उनके साथ पहले ही शेयर किया जा चुका था। उनसे पूछा गया कि आप इसकी जस्टिफिकेशन दीजिए कि इन IPPs ने किस तरीके के साथ सालाना बुनियादों के ऊपर $159 मिलियन इजाफी मुनाफा कमाया और नेपरा इस मामले पर क्यों खामोश रहा। इन साबिक चेयरमैन नेपरा समेत दीगर अफसरान उनके मेंबरान के बयानात रिकॉर्ड कर लिए और नेपरा ने हैरान कुन तौर के ऊपर एक मरतबा फिर ये सारा मलबा सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी पर डाल दिया और अपने आप को इसे साइड लाइन पे करने की कोशिश की। लेकिन नेपरा की जिम्मेदारी को जो इसके ऊपर आयद होती है, उन्होंने इसके ऊपर वाइट डॉग का रोल था, रेगुलेटर थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर पूरी नहीं की। ताहम अब ये नैब का देखना होगा कि नैब आगे चल के किस तरीके के साथ इन सारे अफसरान की जिनकी जिम्मेदारी बनती थी उनके ऊपर किस तरीके से जिम्मेदारी आयद करने में कामयाब हो पाते हैं। एक जानिब ये मामला था, चूंकि अगर ये नैब लाहौर ने इस पैटर्न को सेट कर दिया, जो IPPs इजाफी मुनाफा कमा रहे हैं और सालाना अरबों रुपए का बोझ पड़ता है कौमी खजाने के नतीजे में, अगर इस मामले को एड्रेस कर लिया गया तो जो हमारे यहाँ जो महंगी बिजली का जो सिलसिला जारी है, इससे आवाम को एक खातिर खा रिलीफ मिलेगा और वफाकी हुकूमत को भी सब्सिडी की मद में सालाना
100 से 150 रुपए कम अदा करना पड़ेंगे अगर इस मामले के अंदर नैब को खातिर खा कामयाबी होगी। फैसल, दूसरा एक इंपॉर्टेंट मामला है, मुल्क की तारीख के अंदर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि पाकिस्तान में पहली मरतबा ऑफ शोर ड्रिलिंग यानी कि समंदर के अंदर तेल और गैस की तलाश के लिए बाज़ाब्ता तौर के ऊपर आज ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया गया है एक्सन मोबिल की जानिब से, जो कि 4 कंपनियों पर मुश्तमिल कंसोर्शियम है जिसके अंदर OGDCL भी शामिल है, PPL भी शामिल है, एक्सन मोबिल है और ENI कंपनी है। 25-25% इन चारों पार्टनर्स के इसके अंदर शेयर होल्डिंग है। एक्सन मोबिल ने आज पाकिस्तान में कराची के साहिल से 250 किलोमीटर दूर तेलो गैस की तलाश के लिए बाज़ाब्ता तौर के ऊपर ड्रिलिंग का आगाज कर दिया है। 2 माह के अंदर पहला वेल को उसको जो स्पड करने का टारगेट मुकर्रर किया गया है। इब्तदाई अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर 9 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर मौजूद हैं। इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन हैं। तमाम ड्रिलिंग का बाज़ाब्ता आगाज हो गया $100 मिलियन की सरमायाकारी के जरिए से, और 2 माह के बाद एक आवाम को अच्छी खबर इस मामले में सुनने को मिल सकती है। ठीक भट्टी साहब, और तवक्को यही कर रहे हैं कि ये जो ड्रिलिंग है इससे पहला जो वेल खोदने जा रहे हैं उसी से कुछ निकल आए पाकिस्तान के अवाम के लिए। ये बहुत बड़ी नेमत होगी और पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं उनके इजाले के लिए भी ये बहुत बड़ी काविश है। इब्राहिम रिंद कराची से हमारे साथ मौजूद है। इब्राहिम, कराची का सबसे बड़ा अस्पताल जिना अस्पताल और इससे मुत्तसिल जो कॉलोनीज़ हैं, जो अपार्टमेंट्स हैं, आप बता रहे हैं, आप रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो वहाँ जिन लोगों के नाम अलॉट हैं वो नहीं रह रहे हैं बल्कि आगे किराए पे हैं और वो किराएदार भी जो हैं अब वहाँ कब्ज़ा कर चुके हैं। ये बताइएगा, ये सरकारी वसाइल हैं, इनका बेदरीग इस्तेमाल, वहाँ बिजली गैस ये यूटिलिटी भी वो किराएदार इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसमें गलती किसकी है? जिना अस्पताल की क्या एडमिनिस्ट्रेशन जब अलॉट करती है तो उसके बाद इसकी कोई चेक नहीं किया जाता कि कौन वहाँ रह रहा है? जी देखें, बिल्कुल जो इसमें अगर गलती देखी जाए तो अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से भी गलती है और मुलाजमीन की जानिब से भी गलती कहेंगे इसको, क्योंकि गुज़श्ता तकरीबन 35 सालों से जो है ये कब्ज़ा इस पे अस्पतालों के मुख्तलिफ अपार्टमेंट जिसमें डॉक्टर्स फ्लैट हैं और जो रिहायशी घर हैं उस पर कब्ज़ा किया गया है। साबिका इंतजामिया की जानिब से जिनको अलॉट किए गए थे घर, उनमें से कुछ मुलाजमीन जो रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद उन्होंने अपने रिश्तेदारों को दे के वहाँ से चले गए, तो वो उनके रिश्तेदार रहते रहे। उनको हटाने के लिए अस्पताल की इंतजामिया ने कोई कार्रवाई नहीं की। कुछ मुलाजमीन को हटाया तो उन्होंने अदालत से रजू कर लिया कि हमें जो है जो रिटायर हुआ था मुलाजिम वो हमें फरोख्त करके चला गया, तो वो रुक गया सिलसिला। जबकि इसी तरह अगर दूसरे मुलाजमीन को देखा जाए तो वो जो है अपने रिश्तेदारों को देके चले गए या फिर किराए पे देके चले गए, तो वो भी इसी तरह अदालतों से रजू करते रहे, तो ये भी सिलसिला साबिका इंतजामिया की जानिब से वो रुकता रहा। इस तरह सिलसिला चलता रहा। कुछ मुलाजमीन ऐसे भी हैं जिनके 1 घर के या 2 घर के कमरे बने हुए हैं, तो उनको उनमें से 2 कमरों में खुद रहते हैं, तो तीसरा कमरा जो किराए पे चढ़ा रखा है और जिसको किराए पे दिया गया है वो अस्पताल के जो कार्डियो अस्पताल है वो भी पहले वफाक के मातहत था, तो अभी जो है उसका केस चल रहा है, तो इस वजह से वहाँ के मुलाजमीन भी यहाँ पे बाज़-औक़ात रहते थे। कुछ ऐसे भी थे जो कि मुलाजमत किसी और डिपार्टमेंट में करते थे, लेकिन वो यहाँ पर आके जिना अस्पताल में जो किराए का घर मिला हुआ था उसको वो यहाँ पर आते रहते थे। और अभी भी मुतअद्दिद जो है मुलाजमीन इसी तरह है कि जो सरकारी मुलाजिम है वो अपने ही पोर्शन बनाकर किराए पर चढ़ाए हुए हैं दीगर लोगों को, और वो वहाँ से आके यहाँ पे रहते हैं, तो जिसकी वजह से कोई तखरीबकारी का भी कुछ हो सकता है। इस तरह कोई और भी मामलात हो सकते हैं जिस पर मौजूदा इंतजामिया जो कि जिना अस्पताल की मौजूदा इंतजामिया है उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को और हुकूमत सिंध को भी तहरीरी तौर पर आगाह किया कि कुछ ऐसे घर खाली हैं जिनको हम जो है खाली कराने के लिए पुलिस या फिर दूसरी फोर्स की ज़रूरत पड़ सकती, तो इस तरह अभी तक उन्होंने खाली नहीं किए, लेकिन ये उनको लेटर जारी कर दिए गए। जबकि अस्पताल की इंतजामिया का ये भी कहना है कि बहुत सारे घर जो है खाली हो चुके हैं, अब चंद घर बाकी हैं, लेकिन लगता नहीं है कि चंद घर हैं, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर रहते हैं। डॉक्टर्स फ्लैट में जहाँ डॉक्टर रहते हैं वहाँ पर भी कुछ नर्सें रहती थी, जिसमें से कुछ नर्सों से घर खाली करा लिए गए, कुछ की अभी भी इतला है, तो घर भी इसी तरह है। कुछ ऐसे भी मुलाजमीन हैं जो कि तकरीबन 10-15 साल से दरख्वास्त दे चुके हैं कि हमें घर दिया जाए, लेकिन उनको घर नहीं मिला। लेकिन कुछ सिफारिशी लोग ऐसे भी हैं जो कि 2-4 महीने में ही दरख्वास्त दी तो उनको घर मिल गए। तो बहुत बुरा हाल है इस तरह का। जो मुलाजमीन है उसके वो भी, और जो मुलाजमीन नहीं है जो किराए पे रहते हैं वहाँ पे घरों में, तो वो भी अस्पताल का गैस, बिजली और पानी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से अस्पताल पे मजीद बर्डन बढ़ता है, उसके बजट में मजीद कमी हो जाती है। 284 घर हैं और 96 यहाँ पे फ्लैट्स हैं जो कि डॉक्टर्स के हैं, जबकि जो घर हैं वो डॉक्टर्स के भी हैं, प्रोफेसर्स के भी हैं और मुलाजमीन के भी हैं। तो इसी तरह बाजू का गुज़श्ता दौर में हमने ये भी कोट किया था कि एक ही घर में जो सरकारी मुलाजिम था उसने वहाँ पे धोबी घाट बनाया हुआ था पूरे अस्पताल पूरे अपने घर के अंदर पूरे कमरों में धोबी घाट बना हुआ था, जो कि बहर के लोग 5 स्टार होटलों के लोग भी यहाँ पर आके अपने कपड़े धुलवाते थे
और स्त्रियां करवाते थे। तो ये बड़ा एक वहां पे पूरा एक सेटअप लगा हुआ था, पूरी बिजली, पानी और गैस वहीं अस्पताल का इस्तेमाल हो रहा था, जिस पर अस्पताल की साबिका इंतजामिया ने वहां पे छापा मारा और उनको हटाया, पूरी चीजें उनके खिलाफ कार्रवाई भी की, उनको सस्पेंड भी किया। कुछ दिन तक वो सस्पेंड रहे और अब दोबारा वो बहाल होकर अपने काम कर रहे हैं। तो मौजूदा इंतजामिया ने भी इसी तरह थोड़ा सा स्टेप लिया है, कुछ घर खाली करा लिए अब, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में अभी भी घर ऐसे हैं जो कि मुस्तहिक लोगों को नहीं मिले। अगर जिस ग्रेड का अफसर है जिसको वो घर मिलना चाहिए तो उससे कम ग्रेड वाले बैठे हुए हैं। तो इसी तरह का बहुत बड़ा एक सिलसिला जारी है। अगर ये घर खाली करा ली जाए, जो मुस्तहिक अफराद हैं उनको दिए जाएं, तो जिन्होंने दरख्वास्तें दी हैं कई सालों से, तो उनको मिल सकता है। ये घर बेसिकली बनाए ऐसे लोगों के लिए गए थे कि खुदा ना खास्ता कोई हादसा होता है, कोई तकरीबकारी होती है या कोई बम ब्लास्ट हो जाता है, तो ये लोग घर जिना अस्पताल के हदूद में रहते हैं, तो ये फौरी तौर पर जिना अस्पताल के ब्लड बैंक में पहुंच जाएं, इमरजेंसी में पहुंच जाएं या वार्डों में पहुंच जाएं, प्रोफेसर हैं फौरी तौर पहुंच के वहां पे तिब्बी इमदाद दें, ऐसे लोगों के लिए थे। लेकिन ऐसे लोग भी यहाँ पर रहते हैं कि जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है या फिर वो ऐसी सूरत हाल में आते नहीं है। तो जो दूसरे लोग हैं वो कुरंगी उरंगी कतर इलाकों से आकर इमरजेंसी में ड्यूटी दोबारा जो है ज्वाइन करने के लिए आते हैं। तो ऐसे लोगों को घर अलॉट किए जाएं जिनका हक बनता है, जो आके यहाँ पर मरीजों को फैसिलिटी देते हैं। ऐसे अच्छा इब्राहिम, इस खिलाफ कानूनी इक़दाम के नतीजे में जो डिजर्विंग लोग हैं वो बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं। हम दूसरी जानिब कराची के अंदर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है, लेकिन जिना अस्पताल की 20 एकड़ अराजी पर ताहाल कब्जा मौजूद है। इस कब्जे को वागजार करवाने के लिए क्या कोई इक़दाम उठाया गया है इंतजामिया की जानिब से? जी देखिए, बिल्कुल अस्पताल की इंतजामिया ने मुतअद्दिद बार जो है मुतल्लिका डिपार्टमेंट को लिख के बताया हुआ है कि ये कब्जे जो है खाली कराए जाए, लेकिन बहुत बासर अफराद हैं और कुछ ऐसे अफराद भी हैं जिनको खाली कराना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसी वजह से इंतजामिया बेबस हो चुकी है, कई बार लेटर लिख चुकी है, लेकिन इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। जो अपने अस्पताल की इंतजामिया जो अपने हदूद में जो घर बने हुए हैं वहाँ से घर खाली नहीं करा सकती, तो जो इतनी बड़ी 20 एकड़ की ज़मीन है वो बासर अफराद हैं, बड़े लोग हैं, तो उनसे कैसे ख़त्म करा सकते। तो इंतजामिया फिलहाल बेबस है, लेकिन उन्होंने अपने लेटर लिख दिए हैं हुकूमत सिंध को और दीगर मुतल्लिका डिपार्टमेंट को कि घर भी खाली कराए जाएँ और जो इनकी ज़मीन बनती है वो भी इनको खाली करा के दीजिए, ताकि यहाँ पे मजीद मुख्तलिफ शोबाजात कायम किए जा सके। क्योंकि जिना अस्पताल जो है सिंध में सबसे बड़ा अस्पताल है। ये पहले वफाकी हुकूमत के मातहत आता था, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद जो है सिंध के मातहत इसको अहकाम दिए गए थे, लेकिन इसका केस अभी तक चल रहा है। इसकी किस्मत का फैसला नहीं हो सका कि ये वफाक के मातहत है या सूबे के मातहत है, इसका फैसला अभी तक महफूज है। जैसे फैसला आएगा तो पता चलेगा कि ये प्रॉपर सिंध हुकूमत के मातहत है या वफाक के मातहत है। लेकिन ये कब्जा जो है ये कब्जा इस पे जारी है। अगर ये कब्जा इब्राहिम, आपने बताया कि कराची के सबसे बड़े जिना अस्पताल की जमीन पर फ्लैट्स पर कब्जा माफिया का राज है और अस्पताल की इंतजामिया यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रही है। भट्टी साहब, आपकी तरफ आते हैं। इंतहाई अहम मामला है वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की काविश। चीन पाकिस्तान से आलू, चेरी और गंदम दरामद करेगा और चीन पाकिस्तान से आलू की दरामद का जल्द अज जल्द आगाज़ करेगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं पाकिस्तान में जो इस वक्त आलू के काश्तकार हैं वो अपने एहतजाज कर रहे हैं, आलू सड़कों पर जला रहे हैं। उनका कहना ये है कि हमें पैदावारी लागत भी वसूल नहीं हो रही है। तो इस असना में ये फैसला क्यों किया गया कि आप चीन से भी आलू मंगवाएंगे? फैसल, देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जब चीन का दौरा किया तो उस मौके के ऊपर ज़री शोबे के अंदर भी पाकिस्तान और चीन के दरमियान तावन को फ़रोग़ और पाकिस्तान से मुख्तलिफ अजनास की ख़रीदारी के हवाले से बात की गई थी, जिसके बाद गुज़श्ता रोज़ वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई कि चीनी सफ़ीर ने वफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी से मुलाकात की और उनके साथ चीन जहाँ दीगर मुख्तलिफ शोबों के अंदर पाकिस्तान के साथ सीपेक के तहत बहुत ताउन कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब आने वाले दिनों के अंदर ज़री शोबे के अंदर भी चीन के जानिब से एक बहुत गहरा ताउन देखने को मिलेगा। इस सिलसिले के अंदर इस बात की तस्दीक की गई है वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की जानिब से कि हम जो आलू के किसान, आलू पैदा करने वाले काश्तकार हैं, किसान हैं, हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, उनकी फी एकड़ पैदावार में इजाफा करेंगे। चीन एक बड़ी मार्केट बन सकता है पाकिस्तान की मुख्तलिफ ज़री जनास के हवाले से। और चीन ने रिसेंटली जिस बात का इंटरेस्ट जाहिर किया है, जिसके ऊपर कॉन्सेप्ट और चीन ने जाहिर की है, वो उन्होंने कहा है, चीन ने कहा है कि चीन पाकिस्तान से
आलू खरीदने के लिए, आलू दरामद करने के लिए तैयार है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि गंदम और चेरी भी चीन की ज़रूरत है वो पाकिस्तान से दरामद करेगा। तो अगर आलू के काश्तकारों के मसाइल को हल कर लिया जाए और फी एकड़ पैदावार में इजाफा और उन्हें अगर अच्छी कीमत मिल सके तो वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के मुताबिक इससे न सिर्फ मुल्क के अंदर एक कसीर ज़र मुबादला आ सकते हैं बल्कि पाकिस्तानी किसानों को जो मुख्तलिफ ज़री फसलें उगाते हैं उन्हें भी इस हवाले से बहुत बड़ी हेल्प मिल सकती है। इस हवाले से जो दूसरा एक और मामला भी चीनी सफ़ीर की वफाकी वज़ीर से मुलाकात के दौरान तय पाया कि चीन पाकिस्तान से जो मुख्तलिफ हमारी जो डेयरी मसनूआत की बात करें या हम लाइव स्टॉक की बात करें उसकी मसनूआत चीन पाकिस्तान से दरामद नहीं करता। उसकी वजह क्या है कि जो हमारे यहाँ मुफ्त जानवरों के अंदर मुंह खुर की बीमारी पाई जाती है उसके हवाले से हमने पहले अपने प्रोग्राम में बड़ी तफसीलन बात भी की कि इस बीमारी का पाकिस्तान मुकम्मल तौर के ऊपर तदारुक नहीं कर सका चूँकि यहाँ पर इस मुंह खुर की बीमारी के तदारुक के लिए जिस वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है और साल में 2 मरतबा उस वैक्सीनेशन को एक मखसूस टाइम के ऊपर जानवरों को लगाना लाजिम होता है, वो उस वैक्सीनेशन की पाकिस्तान के अंदर तैयारी के लिए प्लांट मौजूद नहीं है। इंपोर्ट करने के अंदर बहुत से रुकावटें हायल होती हैं और जब भी सारे प्रोसेस के अंदर तखीर से ये मामला दो चार होता है तो उसके नतीजे में मुंह खर की बीमारी का मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं हो पाता। आलमी स्टैंडर्ड्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को इस शोबे के अंदर कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकती। चीन ने अब पाकिस्तान वजारत नेशनल फूड की सिक्योरिटी की दरख्वास्त के ऊपर चीन ने इस बात की कमिटमेंट की है कि पाकिस्तान के अंदर मुंह खर की बीमारी के खात्मे के लिए जो वैक्सीनेशन चाहिए उसके प्लांट लगाने के हवाले से चीन पाकिस्तान की मदद करेगा, टेक्निकल हेल्प भी की जाएगी और इस हवाले से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के हवाले से भी पाकिस्तान की मदद की जाएगी। इसके साथ एक और बात की अनाउंसमेंट की गई है कि बेल्ट एंड रोड कॉन्फ्रेंस के मौके के ऊपर जो आइंदा जब चीन में मुनक्किद होगी तो चीन और पाकिस्तान के माबैन ज़राअत के शोबे में फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के ऊपर भी बाज़ाब्ता तौर के ऊपर दस्तखत किए जाएंगे, जिसके बाद इस बात का इम्कान होगा कि ज़री शोबे के अंदर भी पाकिस्तान और चीन का ताउन में मज़ीद इजाफा होगा, जिसकी अशद ज़रूरत है पाकिस्तान के किसानों को उनकी जो आमदन है उसमें इजाफे के लिए। और सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट गंदम की जो फ़रोख्त है चीन को, उस हवाले से भी डेवलपमेंट हुई है क्योंकि हम गुज़श्ता कई सालों से सरप्लस गंदम पैदा कर रहे हैं। इस वक्त भी पास्को के पास सरप्लस गंदम मौजूद है और इससे चंद माह कबल तक ICC की जानिब से गंदम की एक्सपोर्ट के लिए बाज़ाब्ता सब्सिडी देने की मंजूरी दी जाती है, लेकिन अब सब्सिडी दिए बगैर इंटरनेशनल मार्केट की बेस्ट प्रैक्टिसेस के मुताबिक चीन को अच्छी प्राइस के ऊपर गंदम भी फ़रोख्त की जा सकेगी। ये एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है चीन की जानिब से और जब ये चीन और पाकिस्तान के माबैन ये बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इस मुआहदे के ऊपर दस्तखत हो जाएंगे तो फिर हम यकीनी तौर पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान के किसानों की मौशी हालत भी बदलने में हमें ज़रूर बदलती हुई ज़रूर दिखाई देगी। फैसल, इसके साथ दूसरा मामला है, हुकूमत ने एक अच्छा इक़दाम हुकूमत के ज़ेरे गौर है कि हम देखते हैं कि हर साल जो हज के अखराजात हैं, किरायाजात हैं, उससे मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और मिडिल क्लास के लिए हज के अखराजात को अफोर्ड करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। इस मरतबा वजारत मजहबी अमूर ने एक तजवीज़ एक प्रपोजल पर तैयार की जिसके मुताबिक वजारत मजहबी अमूर चाहती है कि रवां साल आज़मीन हज के जो अखराजात हैं उसमें 45,000 रुपये की किसी न किसी तरीके से कमी लाई जा सके। मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं लेकिन वजारत मजहबी अमूर ने इब्तदाई जो तजवीज़ तैयार की हैं वो जल्द वफाकी वज़ीर ख़जाना से उमर साहब के साथ डिस्कस की जाएंगी, उनसे मशावरत की जाएगी और वजारत ख़जाना से बाज़ाब्ता मशावरत के बाद जो नई हज पॉलिसी को हतमी शक्ल दी जा रही है, वजारत ख़जाना से मशावरत के बाद वफाकी काबीना में नई हज पॉलिसी से मुतल्लिक समरी अरसाल की जाएगी और वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक कि वो आज़मीन रवा साल जो आज़मीन हज होंगे उन्हें 45,000 रुपये का रिलीफ दिलवाने में वो ज़रूर कामयाब होंगे। बहुत से ऑप्शन मौजूद हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो फ्यूल की कॉस्ट उसके अंदर शामिल होती है और वफाकी हुकूमत की जानिब से फ्यूल जो एयर इंडस्ट्री के अंदर फ्यूल यूज़ होता है JP1 और JP4 उसके ऊपर कोई इजाफी टैक्स आयद नहीं है और हुकूमत मुख्तलिफ किसी भी दीगर हेड से भी कोई अपने टैक्सेस कम करके आज़मीन हज को जो रवां साल हज अदा करेंगे उन्हें रिलीफ दे सकती है, लेकिन हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से हासिल की जाएगी। वजारत मजहबी अमूर और वजारत ख़जाना के मबैन आइंदा हफ्ते इसके ऊपर बाज़ाब्ता मशावरत की जाएगी और उसके बाद समरी को हतमी शक्ल देकर 45,000 रुपये फ़ी हाजी रिलीफ देने की वफाकी काबीना से सिफारिश की जाएगी। ठीक, भट्टी साहब आपने बताया, बहुत से मामलात से मुतालिक आपने अपडेट किया। होती साहब आपकी तरफ आते हैं, फरवरी 2011 के प्राइम मिनिस्टर पैकेज बराए फाटा पर काम शुरू ना हो सका, ये पैकेज था क्या, कितनी मालियत का था और वो कौन से एरियाज़ हैं जहां ये पैसे लगने थे और काम ही क्यों ना शुरू हो सका? जी, जब फाटा का इंजमाम हुआ तो या उससे ज़रा पहले लोग खुशखबरी सुनना चाहते थे कि ये इंजमाम के बाद
फाटा भी उसी तरह तरक्की करेगा जिस तरह खैबर पुख्तनख्वा के दूसरे इलाके तरक्की कर चुके हैं। एक बहाना यह बनाया गया कि तरक्की इसलिए नहीं हुई कि वहां पे मंसूबे नहीं लग सके क्योंकि वहां पे तखरीबकारी हो रही थी, लेकिन दर हकीकत अब कुछ सरकारी जो रिपोर्ट्स हैं उनसे एक बात सामने आई है कि अगर 1.5 या 2 अरब रुपए माहाना वहां पे लगते रहे तो उन मंसूबों को जिनके लिए वो पैसे दिए गए थे वो मंसूबे अभी तक बिल्कुल उसी हालत में पड़े हैं जैसे वो हो ही ना, जमीन पर हैं ही नहीं। फाटा डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है, फाटा डीसी, उसका ये काम था कि इन मंसूबों को सही तरह लगाता, लेकिन अब पता चला है कि उनमें 10%, 5% मंसूबे हैं वो अभी तक लगे हैं और आगे काम हुआ ही नहीं। और वो पैसे कहां गए? फाटा डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के खिलाफ कोई इंक्वायरी लॉन्च नहीं की जा रही, ये रिपोर्ट से हमें पता चला है। हालांकि वो इंक्वायरी ड्यू है। अब 87% जो उन्होंने मंसूबे मुकम्मल करने थे उनमें से 87% अब भी आइंदा मुकम्मल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि पिछले 15-20 साल में जो फाटा डीसी को पैसे दिए जाते रहे वो पैसे गायब हैं। इसके खिलाफ इंक्वायरी कब होगी? अगर मई में इलेक्शन हो गए, जो सूबाई इंतखाबात हैं, वहां के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं सूबाई असम्बली में, अगर उन्होंने कोई इंक्वायरी के लिए आवाज उठाई तो ठीक है, वरना जो पैसे अब मिल रहे हैं फाटा को, 24 अरब रुपए उनको मिलने थे इस साल, लेकिन उसमें भी कटौती कर दी गई है, अब वो 20 अरब रुपए मिलेंगे। जो प्राइम मिनिस्टर का 2011 का प्रोग्राम था 10 अरब रुपए का, उसमें एक धेला भी अभी तक नहीं लगाया गया और वो कहा जा रहा है कि वो अगले साल उसके लिए प्रोग्राम बनाया जाएगा। लिहाजा जो खुशखबरी मिलनी थी फाटा के अवाम को, तकरीबन 1 करोड़ अवाम को, कि इंजमाम के बाद खैबर पख्तूनख्वा के दीगर जो अजला हैं उनकी तरह फाटा तरक्की करेगा, तो उसका इम्कान बहुत कम नजर आ रहा है। जो तरक्याती मंसूबे होंगे अब वो फाटा के एडिशनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं उनके सपोर्ट कर दी गए हैं, और जो वहां का अमन अमान है वो भी होम डिपार्टमेंट के जो खैबर पख्तूनख्वा का है उसके जिम्मे कर दी गया। तो वहां तरक्की और अमन का लाना ये अब 2 ऐसे अफसरों के हवाले कर दिया गया है जिन्होंने पहले इस इलाके को कभी ट्रीट ही नहीं किया, ना वो इंक्वायरी करेंगे कि यहाँ अमन अमान और तरक्की के मंसूबों के पैसे कहाँ गए और अमन अमान की खराबी की वजह क्या है, वहां गैंग्स कौन से काम कर रहे हैं। लिहाजा फाटा अभी मई 2019 के इलेक्शन तक इंतजार करेगा कि भाई यहाँ पे तरक्की भी होनी कि नहीं, यहाँ अमन अमान आना है कि नहीं। जो 13% मंसूबे हैं वो नए होंगे जो फाटा में अब लगेंगे, उन 13% मंसूबे नए लगेंगे, उसके लिए अभी जमीन हमवार की जा रही है। ये जो साल है 2019, इसमें यह मालूम किया जाएगा कि नए मंसूबे क्या लगे। तो ज्यादातर तो वहां पे मसला है पानी का, पानी के लिए उन्होंने वहां पे ट्यूबवेल लगाने हैं, तो जहां जहां मंसूबे लगने हैं वहां वहां बिजली भी नहीं है। तो अब एक कोऑर्डिनेशन चाहिए फाटा की जो अवाम हैं उनके जो नुमाइंदे होंगे वो और वफाक के दरमियान, ताकि बिजली उनको मुहैया किया जा सके, ताकि वहां पे मंसूबे बन सके। उस कोऑर्डिनेशन के लिए अभी तक कोई कमेटी भी नहीं बनी है। मई 2019 में जब इंतखाबात होंगे सूबाई और वहां पे जो लोग आएंगे मुख्तलिफ अजला से नुमाइंदे, वो तब ये बातें उठाएंगे। तो लिहाजा होती साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया इकराम होती साहब आपका, भट्टी साहब आपका, दीगर नुमाइंदेगान का भी जो मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद थे। फैसल अब्बासी को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए।